हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने अर्थक्वेक के कौन कौन से कारण होते हैं उस पर हमारी चर्चा हुई थी, और भूकंप के कौन कौन से प्रकार हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने समझा था, जिसमें हमारी बात हुई थी कि एक होता है प्राकृतिक प्रकार के भूकंप, एक होता है मानव जनित या कृत्रिम प्रकार के भूकंप, और एक होता है उसके स्टेटस के आधार पर, यानी उसका आधार किस प्रकार का है, वे कहाँ पर जन्म ले रहे हैं, उसके आधार पर हमने भूकंप पर चर्चा की थी। हमने पढ़ा था जो प्राकृतिक भूकंप होते हैं या जिन्हें हम नेचुरल अर्थक्वेक कहते हैं, वो मुख्य रूप से वॉल्केनिक होते हैं, टेक्टोनिक होते हैं और आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक होते हैं, और या फिर प्लूटोनिक होते हैं। मानव जनित में हमने पढ़ा था या कृत्रिम भूकंप में कि माइनिंग के थ्रू, न्यूक्लियर टेस्टिंग जब होती है, जब देखने को मिलता है, और अन्य ऐसी कोई ड्रिलिंग वगैरह कहीं पर होती है तो वहाँ चट्टानें जो होती हैं वो हिलती हैं और उसके माध्यम से वहाँ पर भूकंप आता है। तीसरा हमने जो पढ़ा था स्टेटस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था दो प्रकार के थे, एक लैंड अर्थक्वेक होता है, एक मरीन अर्थक्वेक होता है। जो लैंड अर्थक्वेक, इसका मतलब केवल स्थलीय भाग पर या भूमि वाले भाग पर ही भूकंप आता है, और मरीन अर्थक्वेक का मतलब होता है समुद्री भाग में भूकंप आता है। क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भूकंप के मापन की, कि भूकंप को मापने के कौन कौन से यंत्र हैं या कौन कौन से पैमाने हैं जिसके माध्यम से भूकंप को मापा जाता है। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी आज की इस पॉइंट की, भूकंप मापन। यानी हम स्केलिंग कर रहे हैं अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक को हम किस किस प्रकार से माप सकते हैं, भूकंप को मापने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले होती है सिस्मोग्राफ। सबसे पहले होती है सिस्मोग्राफ, और भूकंप का अध्ययन जो करता है वो सिस्मोलॉजी करता है। वो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना है कि भूकंप का जो अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है, जो ब्रांच होती है भूकंप के अध्ययन की शाखा, उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्मोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिस्मोलॉजी जो वर्ड निकला है वो इस सिस्मोग्राफ से निकल कर आया है। सिस्मोलॉजी यानी जो सिस्मिक वेव होती हैं, सिस्मिक वेव में हमने पढ़ा था पी तरंगे होती हैं, ठीक है, एस तरंगे होती है, एल तरंगे होती है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कल वाले सेशन में। तो ये सिस्मिक वेव कहलाती है। सिस्मिक वेव कंपन वाइब्रेशन होता है। तो सिस्मोलॉजी जो होता है वो भूकंप का अध्ययन करता है। आप जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो एसएससी, रेलवेज में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिस्मोलॉजी क्या है या सिस्मोलॉजी क्या करता है। तो सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन करने वाली एक शाखा है, एक ब्रांच है। क्लियर हो गया? बात करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है? तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, सिस्मोग्राफ में जो कंपन, वाइब्रेशन होने वाली या कंपन होने वाली जो तरंगें होती हैं, कंपन होने वाली जो तरंगें होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के काम आता है। उसको रिकॉर्ड करने के काम आता है, ठीक है। जो भी वाइब्रेशन होता है हमारी धरातल पर, जो वाइब्रेशन होता है, जो तरंगे वाइब्रेट करती है, उन वाइब्रेट तरंगों को सिस्मोग्राफ पर अंकन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्लियर हो गया? सिस्मोग्राफ एक प्रकार से यंत्र होता है। इस प्रकार से आपकी जो पाठ्य पुस्तक होगी उसमें कुछ इस प्रकार से यंत्र लगा हुआ होता है। इस प्रकार का एक यंत्र होता है, और इस यंत्र से यहाँ पर कुछ इस तरह से घड़ीनुमा आकृति में बना हुआ होता है। जब कंपन होता है, जब वाइब्रेशन होता है, क्योंकि धरातल पर लगा होता है, और धरातल पर जब वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन से ये जो वॉच होती है, घड़ी होती है, ये रोटेट होती है, काउंट करती है कि वहाँ कंपन किस प्रकार से होता है। इसलिए जब भी आप
किसी आसपास क्षेत्र में भूकंप आता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि विश्व के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां भूकंप हमें देखने को मिलते हैं, या भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां भूकंप देखने को मिलते हैं। तो जब धरातल में कंपन पैदा होता है तो धरातल में कंपन होने से, वाइब्रेशन होने से, ये जो वॉच होती है, घड़ी जो होती है, ये इसके जो निडल्स होते हैं, सुइयाँ जो होती हैं, वो चलना प्रारंभ करती है। तो आपने सुना होगा कि आज नेपाल में भूकंप आया, ऐसा सुना होगा आपने। और इसकी जो तीव्रता थी, इंटेंसिटी जो थी इसकी, वो लगभग 4.5 की रही, या 5.5 की रही, या 6.0 की रही। तो ये जो इंटेंसिटी जो नोट कर रहे हैं हम, 4.5, 5.5, 6.5 जो भी हो सकता है, XYZ, या एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इससे ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर कितनी तीव्रता का, कितनी इंटेंसिटी का वहाँ पर भूकंप आया। तो यहाँ से मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जहाँ भूकंप आता है उस स्थान का जो अधिकेंद्र होता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। जो ईपी सेंटर होता है, अधिकेंद्र होता है, वहाँ पर भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का होता है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ कौन सी वेव पहुँचती है, पी वेव पहुँचती है, और उस अधिकेंद्र से एल वेव जो होती है वो चलना प्रारंभ होती है। इस पर हमने कल डिस्कशन किया था। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि नेपाल में कोई क्षेत्र है, नेपाल में कोई एक रीजन है ए, यहाँ सबसे पहले भूकंप आया, महसूस यहाँ किया गया सबसे पहले। तो टाइम नोट होगा, किस समय पर आया, किस समय पर आया, और टाइम नोट होगा। टाइम नोट होने के बाद इसकी इंटेंसिटी नोट की जाएगी, यानी इसकी तीव्रता नोट की जाएगी कि कौन कितनी तीव्रता से भूकंप था। लेकिन जैसे जैसे भूकंप आगे बढ़ता है, जैसे जैसे भूकंप ये आगे जाता है, इसकी इंटेंसिटी या इसकी तीव्रता जो होती है वो घटती जाती है। ये आप जरूर ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिस स्थान पर, ऐसे कंडीशन दे सकते हैं आपको कि कोई ए स्थान है, यहाँ पर 4.5 इंटेंसिटी या तीव्रता का भूकंप आता है। तो बताइए, जब भूकंप की लहरें आगे जाती है और किसी बी स्थान, सी स्थान, डी स्थान या ई स्थान पर जाती है, तो तीव्रता में क्या परिवर्तन होता है, तीव्रता में क्या परिवर्तन होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या तीव्रता बढ़ती है, क्या तीव्रता घटती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, या पहले घटती है या बढ़ती है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कॉलेज लेवल पर ऐसे प्रश्न नहीं आते, वहाँ पर बिल्कुल फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्मोग्राफ क्या है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो जो तरंगें होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम ये हमारा सिस्मोग्राफ करता है। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको, सिस्मोग्राफ को। ठीक है, लिखिए इसके फायदे क्या हैं। तो तरंगों की गति, तरंगों की गति यानी कि मोशन कितना है वेव्स का, इसका अंकन किया जाता है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थान, इसके अलावा उत्पत्ति स्थान नोट किया जाता है, तथा प्रभावित क्षेत्र नोट किया जाता है। प्रभावित क्षेत्र, कितने क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है वो नोट किया जाता है। क्लियर हो गया, कितने क्षेत्र को ये प्रभावित कर रहा है वो नोट किया जाता है सिस्मोग्राफ से। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करें रिक्टर स्केल की। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट मापन का यंत्र है रिक्टर स्केल। ये नोट कीजिए आप। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल।
इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चार्ल्स एफ रिक्टर। चार्ल्स एफ रिक्टर। चार्ल्स एफ रिक्टर ने रिक्टर स्केल बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो तीव्रता नापने की जो क्षमता होती है, आगे लिख लीजिए कॉमा लगा के, तीव्रता मापने की जो क्षमता होती है, इसकी कैपेसिटी होती है, वो 0 to 9 होती है। 0 to 9 यानी 0 से लेकर ये 9 संख्याओं तक मापा जाता है। और ये ध्यान रखना है, इसकी जो अगली संख्या होती है, आगे लिख देते हैं, इसकी अगली संख्या पहले वाले की 10 गुनी होती है। इसकी अगली संख्या पहले वाली की 10 गुना होती है। 10 गुना होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम 2 तीव्रता की हम बात करें, तो यदि हमें तीसरे स्केल पे जाना है, हमें किसी तीसरे स्केल पे जाना है, तो 2 से 3 नहीं होगा डायरेक्ट कि 2 तीव्रता का भूकंप आया और फिर डायरेक्ट 3 पे पहुंच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ये 2.9 के बाद 2.10 पे पहुंचेगा तो वो काउंट होगा 3। तो काउंट होगा 3। समझ में आ रही मेरी बात? कहने का मतलब मैंने यहाँ लिखा है 10 गुना होती है। 10 गुना इन द सेंस 2 से 3 में पहुँचने के लिए हमें पॉइंट वाइज काउंट करना पड़ेगा। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 2.10 होते ही ये 3 में काउंट हो जाएगा। फिर 3 से आगे चलेंगे तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे काउंट होकर फिर हम पहुंचेंगे 4 पर। इसलिए यह समझ लेना आवश्यक है कि रिक्टर स्केल जो है ये चार्ल्स एफ रिक्टर ने बनाया था। तीव्रता मापने की क्षमता जो होती है 0 to 9 में होती है और इसकी अगली संख्या पहले वाली संख्या की 10 गुना होती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब इसके में बारे में लिख लेते हैं, रिक्टर स्केल के बारे में कि रिक्टर स्केल क्या करता है। तो रिक्टर स्केल करता है जो आंतरिक भाग में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, आंतरिक भाग में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका मापन रिक्टर स्केल या पैमाना पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? आंतरिक भाग में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका मापन रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रिक्टर स्केल है उस रिक्टर स्केल पे हम क्या करते हैं, जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है या जो आंतरिक भाग में ऊर्जा का जो उत्सर्जन हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक स्केल और है, ऊपर वाला हम हटा देते हैं, सिस्मोग्राफ वाला लिख लिया होगा आपने। एक अन्य स्केल और है, इसका नाम है मर्केली मापक। मर्केली मापक, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एफ मर्केली। इनके जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था एफ मर्केली। और एफ मर्केली ने
ये स्केल बनाया जिसका नाम ही रखा गया मर्केली मापक 1902 में। और मर्केली मापक जो बनाया गया था ये गुणात्मक था, ध्यान रखिएगा। कैसा था ये? गुणात्मक मापक था। गुणात्मक मापक का मतलब होता है जो गुण पर आधारित हो। जैसे यहाँ तो ये अंक पर आधारित है, यहाँ अंक की बात हो रही है। जो रिक्टर स्केल है, ये रिक्टर स्केल 1935 में बनता है, ये ध्यान रखना। और 1935 में चार्ल्स रिक्टर के द्वारा बनाया गया। लेकिन इससे पूर्व 33 वर्ष पूर्व 1902 में मर्केली मापक बनाया गया। और मर्केली मापक जो था वो गुण पर आधारित था, गुणात्मक मापक था। तो आप बोलेंगे सर गुणात्मक मापक कैसे हो सकता है? तो देखो, रिक्टर स्केल अंकों पर है, अंकों पर आधारित है, ये गुण पर आधारित है। मतलब कि कितनी हानि हुई है, ऐसे लिख सकते हैं, हानि कितनी हुई है, उस क्षेत्र में हानि कितनी हुई है वो गुण बता रहा है। यानी कि किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई क्षेत्र ए होगा, इस क्षेत्र में भूकंप आता है, इस क्षेत्र में भूकंप आता है, और भूकंप कितना इस क्षेत्र को हानि पहुंचाता है, उसके आधार पर ये मर्केली मापक था। और मर्केली मापक का जो अनुमान लगाया जाता था वो 1 से 12 पर लगाया जाता था। कितने पर? 1 से 12 पर। जैसे मान लीजिए सामान्य हानि हुई है, मान लीजिए सामान्य हानि हुई है, तो मान लिया जाता था कि लगभग 6 तीव्रता का ये भूकंप होगा। सामान्य से तो और कम हुई है, तो कह सकते हैं कि 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा या 5 का होगा। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब हल्के झटके लगे और फिर लगभग समाप्त सा हो गया, तो कह सकते हैं कि केवल ये 1 तीव्रता का होगा। लेकिन कहीं अधिक विनाश किया, जन धन का अधिक विनाश हो गया, जन हानि बहुत अधिक हो गई और ऑलमोस्ट पूरा शहर तबाह हो गया, वो क्षेत्र तबाह हो गया जहाँ पर भूकंप आया था। इट्स मीन्स वो जो भूकंप था वो लगभग 12 तीव्रता जितना भूकंप हो सकता है। तो इसको नाम दिया गया है गुणात्मक मापक। और ये मर्केली मापक 1902 में बनाया गया जो कि गुण पर आधारित था। इससे पूर्व हमने पढ़ा रिक्टर स्केल जो कि अंकों पर आधारित है, मात्रात्मक कह सकते हैं ना, मात्रात्मक। ये जो रिक्टर स्केल है आपका, ये कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक है, इसमें मात्रा शो हो रही है और इसमें गुण शो हो रहा है। गुण के आधार पर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है रॉसी फेरेल का मापक। रिक्टर वाले को उठा देते हैं। इसके बाद यानी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रॉसी फेरेल का मापक। रॉसी फेरेल, इसमें केवल एक सिंगल लाइन आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। रॉसी फेरेल का मापक, रॉसी फेरेल का मापक जो है ये, इसका अंकन जो होता है, अंकन 1 से 11 तक होता है। ठीक है, रॉसी फेरेल का जो मापक है, इसका जो अंकन होता है वो अंकन होता है 1 से 11 तक। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका रॉसी फेरेल का मापक। इससे पूर्व हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के हाइपो सेंटर के बारे में पढ़ लिया हमने, ईपी सेंटर पढ़ लिया, फोकस पॉइंट पढ़ लिया, और आपके आइसोसिस्मल लाइन के बारे में पढ़ लिया, होमोसिस्मल लाइन के बारे में पढ़ लिया। वो आपको जो ये टर्म्स है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आइसोसिस्मल लाइन क्या होती है, होमोसिस्मल लाइन क्या होती है, ईपी सेंटर क्या होता है, अर्थक्वेक जो आ रहा है वो उसका जो फर्स्ट पॉइंट जो हाइपो सेंटर है वो क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है। यहाँ से बिल्कुल सिंगल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड में 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता इतनी थी, तो आगे के जो क्षेत्र होते हैं बी सी डी, जहाँ भूकंप आगे की ओर बढ़ रहा है तो वहाँ तीव्रता कैसी होगी, घटती हुई होगी, बढ़ती हुई होगी, पहले घटती हुई फिर बढ़ती हुई, या पहले बढ़ती हुई फिर घटती हुई। तो ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ कोरिलेशन देखना है कि आपको ए से बी स्थान पर जा रहा है भूकंप, फिर बी से सी पे जा रहा है, फिर सी से डी पे जा रहा है, तो तीव्रता या इंटेंसिटी आपकी किस प्रकार की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, अब हम बात करते हैं कि वितरण भूकंप का कहाँ किस किस प्रकार से है।
जो भूकंप का वितरण है वो विश्व में कहाँ कहाँ है, भारत में कहाँ कहाँ है, वो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसको एक विथ मैप, वर्ल्ड का मैप बना लेते हैं एक जगह, यहाँ वर्ल्ड का मैप बनाते हैं और वर्ल्ड के मैप पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपको भूकंप के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। साथ साथ आप मैप बनाते चलें, उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी मैप की। ठीक है, ये हो गया आपका विश्व का मैप। और विश्व के मैप में एक बार हम नज़र डालें तो एक बार हम महाद्वीपों पर चर्चा करें। यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया भी बना लेते हैं। क्या कहते हैं, कम समय में तो ऐसे बनता है। देखो, ये हो गया आपका एशिया का रीजन, और यहाँ पर यूराल माउंटेन्स हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करते हैं। ये हो गया आपका यूरोप रीजन, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया रीजन। ठीक है, 4 महाद्वीप हो गए। पांचवा हो गया आपका ये उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। और साउथ में आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस प्रकार से आपके 7 महाद्वीप हो गए। और यदि हम अब महासागरों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा प्रशांत महासागर, नोट कर लें। ये पूरा जो भाग है ये आपका एक महासागर, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। ये वाला जो भाग होगा भारत के दक्षिण में, इसका नाम होगा हिंद महासागर। एशिया के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक और दूसरा वो महासागर है, इसका नाम है प्रशांत। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक बार नज़र डालें विश्व के मैप पर, विश्व के मानचित्र पर हम नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं और वोल्केनो जो आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वोल्केनो है, तो वोल्केनो और अर्थक्वेक सेम वही क्षेत्र हैं जहाँ पर वोल्केनो और भूकंप ज़्यादा आते हैं। लेकिन भूकंप में 1-2 क्षेत्र अलग हैं, ज्वालामुखी में 1-2 क्षेत्र अलग है, बाकी मोस्ट ऑफ दी वही रीज़न है। देखिए, सबसे ज़्यादा आते हैं प्रशांत महासागर में, ये नोट कर लें आप। तो आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं, ऐसे शेडो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले स्थान पर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट जो है वो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। प्रशांत महासागर का क्षेत्र है।
ठीक है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट वही है। ठीक है। दूसरा आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, सेकंड नंबर पे आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यानी कि ये जो रीजन है महाद्वीप का बीच वाला जो भाग होता है, जैसे ये रीजन है, ये रीजन है, यहाँ पर ये रीजन है, ये रीजन है। तो महाद्वीपों का जो मध्यवर्ती भाग होता है, यहाँ पर भी आपको अधिकांश भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है। यूरोप आपका भूमध्य सागर का रीजन है, तो इस रीजन में आपको भूकंप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दो हो गए, प्रशांत महासागर हो गया और मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गई। थर्ड की हम बात करें तो तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, थर्ड रीजन हो जाएगा मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, ये वाला जो भाग है अटलांटिक महासागर का, ये जो भाग है, यहाँ पर भी आपको भूकंप जो है वो अधिकांश देखने को मिलते हैं। प्रशांत महासागर हो गया, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अदर्स रीजन में आते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं अन्य क्षेत्र। जो बाकी जो क्षेत्र बचते हैं जहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन होती है कि वहाँ प्लेटें टकराती हैं, प्लेटों में मूवमेंट होता है, ये रीज़न है जहाँ पर भूकंप आते हैं। नोट कीजिए आप इसे। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ये तो विश्व के संदर्भ में हो गया कि विश्व के संदर्भ में कौन कौन सा रीजन है। फिर हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आते हैं। भारत के संदर्भ में कौन कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखें भारत के भूकंपीय क्षेत्र। भारत के भूकंपीय क्षेत्र, भारत के ऐसे कौन क्षेत्र है जहां पर भूकंप आते हैं? तो सबसे पहला क्षेत्र है हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश, ठीक है, या हिमालय रीजन इंग्लिश में लिखना चाहे तो हिमालय रीजन, हिंदी में हो गया हिमालय प्रदेश। जो भी हिमालय का रीजन है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, लद्दाख का रीजन है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उधर आप अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, असम वाला जो रीजन है, वहाँ पर इस प्रकार के भूकंपीय झटके बहुत अधिक आते हैं। ठीक है, देखिए हिमालय प्रदेश में भूकंप का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नवीन मोरदार पर्वत है, आपको पता है नवीन मोरदार पर्वत है यहाँ पर, और नवीन मोरदार पर्वत मतलब हिमालय रीजन बना हुआ है यहाँ। तो ये नवीन मोरदार पर्वत है, तो ये न्यूली फोल्डेड है, तो इनका प्रोसीजर चलता रहता है। जो प्लेट्स होती हैं मूवमेंट करती हैं, ठीक है, जो प्लेट होती है वो क्या करती है? गति करती है, इसलिए यहाँ भूकंप आते हैं। प्लेटों में मूवमेंट होता है, गति होती है। सेकंड रीजन है उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश, जो नदन प्लेन एरिया है आपका, उस नदन प्लेन एरिया में भी भूकंप आते हैं। तो यहाँ भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है कि हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है उत्तरी मैदानी प्रदेश,
और हिमालय की तलहटी में बसे होने के कारण यहाँ पर अक्सर भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंपों का जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, थोड़ी कम होती है, आशंका बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो उत्तरी मैदानी प्रदेश ये भ्रंश में स्थित है, ये ध्यान रखना, भ्रंश में स्थित है, भ्रंश में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर ये जो भ्रंश वाला पोर्शन है उत्तरी मैदानी प्रदेश, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर तो है आपके हिमालय रीजन, आप देखेंगे यहाँ तो आपका बसा हुआ है हिमालय रीजन। भ्रंश कैसे है ना, ये तो हो गया आपका हिमालय प्रदेश। और यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ त्रिकोणनुमा आकृति में आपका एक रीजन है, इसका नाम है प्रायद्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भाग। तो देखिए ये भाग भी कैसा है, कठोर, और ये भाग भी कैसा है, कठोर। क्लियर, यूँ समझ लीजिए कि दो भाग कठोर है और बीच वाला ये जो भाग है ये मैदानी है। कैसा है ये, मैदानी। और ये डिप्रेशन है, यानी यहाँ पर एक प्रकार से खाई है, या ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी कह सकते हैं दबाव वाला क्षेत्र है, डेप्थ का क्षेत्र है, गहराई का क्षेत्र है। मैदानी भाग जो कैसा है, गहराई, डेप्थ का क्षेत्र है। ठीक है, और ये कठोर है, ये कठोर है। हिमालय प्रदेश भी कैसा है, कठोरी भूभाग है, और आपका प्रायद्वीपीय भाग भी कैसा है, कठोर है। तो दो कठोर भाग के बीच वाला जो भाग होता है वो एक प्रकार से भ्रंश टाइप में होता है, फॉल्ट टाइप में होता है, खाई नुमा आकृति होती है। तो जब कभी इन प्लेटों में मूवमेंट होता है तो इस वाले भाग में भी थोड़ी बहुत हलचलें होती है, कंपन होता है, इसलिए सेकंड जो है वो उत्तरी मैदानी प्रदेश है। ठीक है, और तीसरा रीजन है आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश। तीसरा रीजन है आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश, जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि यहाँ जो चट्टानें हैं बहुत प्राचीन चट्टानें हैं, लेकिन फिर भी प्लेटों में मूवमेंट होता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय प्रदेश आपको ध्यान होगा ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये हमने पढ़ा था, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें पढ़ा था हमने कि ये प्रायद्वीपीय भाग जो है ये गोंडवाना प्रदेश का भाग है और ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट इसमें हुआ है, कहीं ना कहीं हलचलें होती हैं, तो ये इस रीजन में भी हमें भूकंप देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से तीन प्रदेश हैं, हिमालय प्रदेश रीजन, उत्तरी मैदानी रीजन और प्रायद्वीपीय प्रदेश। ये तीन रीजन इंपॉर्टेंट है भारत में, और विश्व की दृष्टि से हमने चर्चा कर ली कि विश्व की दृष्टि से आपका प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उसका तटवर्ती जो क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भारत के भूकंपीय क्षेत्र, और इससे पूर्व हमने पढ़ लिया आपके विश्व के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब क्या प्रभाव होता है, विनाशात्मक क्या होता है और रचनात्मक क्या होता है। तो देखिए विनाशात्मक तो हम जानते हैं कि जब हानि होती है तो मुख्य रूप से दरारें पड़ती है धरातली भाग में, और जन धन की हानि होती है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं, संसाधन लगभग समाप्त जैसे हो जाते हैं, और सरकार का जिस भी देश में आता है उस देश की सरकार का बहुत अधिक धन व्यर्थ हो जाता है। भूकंप आने से अचानक की जो क्रिया होती है, अचानक होने की क्रिया से मानव त्रासदी आती है, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करना शुरू कर देता है, और चट्टानें जो होती है वो आकस्मिक रूप से गिरना शुरू होती है यदि वो पर्वतीय भाग में आता है, हिमालय प्रदेशी भाग में आता है। आकस्मिक चट्टानें जो आकस्मिक जो संचलन हो रहा है उसके माध्यम चट्टानें गिरना शुरू होती है, और इसके माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि चट्टानें जो होती है यदि वहाँ कोई बड़ी नदी और उस नदी पर कोई डैम वगैरह बना हुआ है या कहीं पर अवरोध हो रखा है तो अवरोध और अधिक हो जाता है, और जो जल होता है वो जल तीव्र गति से बहता है, और जिसके कारण वो जल ओवरफ्लो हो जाता है, और ओवरफ्लो होकर फिर वो जो रहीसी आपके आवासीय बस्तियाँ वगैरह होती है जहाँ मानव निवास करता है वहाँ पर प्रवेश कर जाता है, तो बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा कर देता है। और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि जो मवेशी होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, उनके लिए भी हानिकारक है, उनको भी बहा के ले जाता है, उनका भी नष्ट कर देता है। बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं वो ढह जाती है, नीचे आ जाती है बड़ी बड़ी इमारतें,
लेकिन फिर भी आप देखें कि यदि ये सिचुएशन जब होती है, अर्थक्वेक की जब कंडीशन आती है या वॉल्केनिक कंडीशन जब आती है, फिर भी मनुष्य अपना प्रयास करता है और पुनः वापस उस चीज़ को क्रिएट कर देता है, वापस बना देता है, यदि वो ध्वस्त भी हो जाती है तो। लेकिन कुछ समय के लिए तो वो चीज़ ध्वस्त होती ही है, प्रकृति अपना प्रकोप करती ही है, प्रभाव डालती है। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य भी कभी हार नहीं मानता, मनुष्य उसके लिए प्रयासरत रहता है और आगे कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। जैसे आज वर्तमान में हम देखें कि हम एक कोविड-19 की इस महामारी से हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, और उसमें भी हमारे जो फाइटर्स हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या अन्य जो फाइटर्स समाज सेवी लोग हों, वो कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक महामारी के कारण हम लड़ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक हमने वैक्सीन का भी प्रयोग कर लिया है, वैक्सीन्स बन चुकी है, ट्रायल हो चुके हैं, देश लगा रहे हैं उसको, वैक्सीन्स अपने जनता तक पहुंचा रहे हैं उसको। तो मनुष्य काफ़ी कुछ समय तक तो ये झेलता है इस चीज़ों को, लेकिन उसके बाद जब वो प्रोसीजर करता है, कार्य करता है, टेक्निकली चीज़ वो होती है, साइंटिफिक वो चीज़ यदि करता है, तो फिर उसको विजय भी प्राप्त हो जाती है। हालांकि पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक तो उसे विजय प्राप्त हो ही जाती है। तो ये तो हुआ आपका विनाशात्मक, यानी भूकंप से होने वाले विनाश। लेकिन कहीं ना कहीं रचनात्मक भी होता है। रचनात्मक कैसे होता है कि नए भूभागों का जन्म हो जाता है। और दूसरा, इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो प्रदर्शित होती है, नए क्षेत्र डेवलपमेंट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भूकंप रचनात्मक भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ये विनाशात्मक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका रचनात्मक और इसका विनाशात्मक जो है वो क्षेत्र क्या होता है। आगे हम बात करें दोस्तों कि क्या भूकंप से हम पूर्व में कोई सूचना हमें प्राप्त होती है, भूकंप आने से पहले किसी क्षेत्र में कोई हमें जानकारी प्राप्त होती है क्या? तो होती है, तो फिर वो कैसे होती है उसके हम बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मतलब भूकंप की भविष्यवाणी होती है या नहीं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, भूकंप की भविष्यवाणी। क्या भूकंप की भविष्यवाणी संभव है? ये एक प्रश्न है। क्या भूकंप की भविष्यवाणी संभव है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, भूकंप की जो भविष्यवाणी होती है वो संभव हो सकती है, लेकिन हमें सही जानकारी प्राप्त हो। तो सबसे पहले होती है जानकारी के लिए पी वेव की गति में परिवर्तन। यानी पी वेव की यदि गति में परिवर्तन होता है तो इससे हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में भूकंप आने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक पी वेव जो होती है वो बहुत तेज़ गति से परिवर्तन करती है। एक छोटे भाग में बहुत तेज़ गति से परिवर्तन होती है, जो कि बड़े जो भूकंप होते हैं उसके ठीक पहले ये सामान्य हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें पता चलता है कि पी वेव का जो वेग होता है वो किस प्रकार का रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है भूमि उत्थान। किसी आसपास की भूमि जो होती है वो थोड़े गुंबदाकार रूप में उठ जाती है। ठीक है, तो ये भी बताता है कि भूकंप आने वाला है, लेकिन कितना तीव्रता का होगा ये एक अलग बात है। लेकिन भूमि का उत्थान होना भी ये भविष्यवाणी करता है कि भूकंप आने वाला है। फिर एक होती है रेडॉन गैस। ये रेडॉन गैस जहाँ भूकंप आना होता है उसकी दरारों में से निकलती है, और रेडॉन गैस भी बताती है कि उस क्षेत्र में गैसीय अवस्था यदि बाहर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो भूकंप आने की स्थिति वहाँ पैदा होती है। और फिर होता है फोर्थ, पशुओं का आचरण। देखिए, पशुओं का आचरण कैसे होता है? जो
गुफाओं में या बिल बना के जो पशु जीव जंतु जो रहते हैं, पशु विशेषकर जैसे चूहा हो गया, है ना, सांप हो गया, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, ये गुफा छोटे बिल बना के रहते हैं। और बिल बना के रहते हैं तो जब कभी वहाँ पर किसी ऐसी एक्टिविटी होती है तो भूमि हिलती है, और हिलने से ये फिर भागना शुरू करते हैं, इनमें मूवमेंट आता है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं हो सकती है। तो रेडॉन गैस हो गया, भूमि का उत्थान हो गया, पी वेव की जो गति होती है, उसका जो वेग होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसमें वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ इसको समझ लिया है, देख लिया है कि हमने मुख्य रूप से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम ये बता सकते हैं कि भूकंप इन क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को आता है, मिलता है हमें। क्लियर है? ये टॉपिक आपका यहीं पर फिनिश हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे ज्वालामुखी, वॉल्केनो को कवर करेंगे, और जो सडन मूवमेंट होता है, आकस्मिक बल जो होते हैं, उसका एक पहला टॉपिक था अर्थक्वेक। अब दूसरा टॉपिक होगा आपका वॉल्केनो, ज्वालामुखी, उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।